खास कार्यक्रम जिसे मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे और आप इसे देखेंगे और शनिवार को। तो देखना न भूलिए मेरे साथ चाय पे चर्चा। नमस्कार, MPIT न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं संभाग का नंबर 1 शो चाय पे चर्चा। मित्रों, हर बार हम इस प्रोग्राम में एक नई शख्सियत से आपको मिलवाते हैं, रूबरू कराते हैं। इस बार जिन व्यक्ति को हम आपसे मिलाने आ रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हालांकि दूर दराज देशों में या दूर जगहों पर अलग अलग जगह पर आप जाइए, अलग अलग शख्सियत आपको मिलती जाएगी। थोड़े थोड़े दूर पर एक अलग अलग व्यक्ति मिलता जाएगा और उन्हीं में से हम चुनते हैं आपके लिए एक नई शख्सियत। तो हमारे बीच है मृगेंद्र द्विवेदी जी, चीफ ब्रांच मैनेजर अनूपपुर। मृगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद अनिल जी। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि संस्थागत गतिविधियां हों या सामाजिक गतिविधियां हों या उनकी अपनी कुछ गतिविधियां हों, सब में आगे नंबर 1 रहने वाले मृगेंद्र जी आज हमारे बीच हैं। मृगेंद्र जी, मैं जानता हूं आपके थोड़े से परिवार के बारे में कि आपका परिवार किसान परिवार रहा है, पर आप इस प्रोफेशन में आए तो पहली बात तो आपका जन्म कहाँ हुआ और कैसे आपने यहाँ तक का सफ़र तय किया? नमस्कार दोस्तों, शहडोल से महज 7 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, ग्राम धुरवार। मैं धुरवार में अपने 6 भाई बहनों के बीच 5वें नंबर के संतान के रूप में मैं अपने माता पिता की 5वीं संतान था। हम लोग 3 भाई 3 बहन हैं। मेरे पिताजी प्रोफेशन से कृषि कार्य और ओरिएंट पेपर मिल अमलाई में नौकरी करते थे। छोटा सा परिवार था, निश्चित तौर पर पढ़ाई लिखाई, बहनों की शादियाँ, ये एक संघर्ष भरा जीवन था हमारा। जी। और इस संघर्ष भरे जीवन में प्यार और स्नेह और दुलार से भरपूर परिवार रहा। माता पिता का हमेशा संस्कार मिला और जो कुछ भी आज हैं उनकी संस्कार की बदौलत हैं हम। एक छोटे से गांव में आप पढ़ रहे थे और कैसे आपका सफ़र तय हुआ यहाँ से? पहले हम प्राइमरी शिक्षा कक्षा 3 तक वहीं गांव में किए, फिर 4 से अपने भाई बहनों के साथ जमुई आ गए। जमुई में माध्यमिक शाला थी। जी। पैदल 2 किलोमीटर आते थे हम लोग और 2 किलोमीटर वापस जाते थे। बहुत अच्छा था उस विद्यालय का माहौल, वहाँ के शिक्षक। निश्चित तौर पर आज कुछ मैं कमी महसूस करता हूँ उस ज़माने को। हम लोग बागवानियाँ करते थे स्कूलों में, धनिया पत्तियाँ या ये बाकी चीज़ें भी स्कूल में लगाते थे, अपने छोटे इवेंट्स। तो उसका एक अलग आनंद था जी। और बहुत ही बढ़िया। मैं कक्षा 8 में फर्स्ट डिवीज़न स्कूल में पास हुआ और अकेला पास हुआ था मैं फर्स्ट डिवीज़न। फिर मैं ग्रामीण प्रतिभावान छात्र के रूप में चयनित हुआ, स्कॉलरशिप मिला मुझे। 9-10 में रघुराज हायर सेकेंडरी स्कूल 9 से लेकर 12 तक रहा, क्रमांक 1 में। और हॉस्टल में भी मुझे रहने का मौका मिला, आदर्श छात्रावास। उस समय हुआ, चूँकि उसमें स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलता था छात्रावास के कारण, तो मैं छात्रावास में 2 वर्ष रहा। एक मेरे को सुनने में आया कि छात्रावास में आप सिर्फ इसलिए रहते थे कि वहाँ कुछ स्कॉलरशिप मिलेगी तो मुझे मदद थोड़ा सा आर्थिक रूप से ज़्यादा मिलता था। घर में रहने वाले को स्कॉलरशिप कम मिलता था और जो छात्रावास में रहता था तो ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलता था। यानी आप आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रगल किए हैं? हाँ, स्ट्रगल किए हैं, लेकिन कभी हमारे माता पिता ने उसकी कमी महसूस होने नहीं दी और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने पढ़ाया लिखाया। जो भी हम चाहे, हमारी सारी सीमित व्यवस्थाओं में उन्होंने सारी ख्वाहिशें पूरी की हमारी। तो आपका सब्जेक्ट भी जो था वो काफ़ी टफ था, मैथमेटिक्स। जो बाकी बच्चे घबराते हैं, आपने उसी को लेकर आगे बढ़े और MSc भी शायद उसी से किया। MSc मैथमेटिक्स से है मेरा। 1997 में पंडित शंभूनाथ आज कॉलेज है, पहले शासकीय था, तो वहाँ से 97 में पास आउट हुआ। और इसके बाद मैं ट्यूशन वगैरह कर रहा था प्राइवेट, और जिला महिला समिति हायर सेकेंडरी स्कूल में मैथ का शिक्षक हो गया था मैं। ये जो शिक्षक आप बने मैथ के वहाँ पर, तो इसी सब कारणों से बने कि चलो कुछ करना चाहिए, कि शिक्षक बनना अच्छा लगा? कार्य अच्छा लगा। शिक्षकी कार्य तो आज भी मैं मिस करता हूँ इस मुकाम पर आने के बाद भी। वो एक बहुत ही अच्छा अनुभव था, बहुत ही अच्छा। मेरा करीब 10 वर्ष का सफ़र मेरा शिक्षकी शैक्षणिक कार्य में बीता। बच्चों से स्नेह मिलता है मुझे बहुत। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज फॉरेन में भी हैं, बड़े बड़े शहरों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, और सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए भी हैं। काफ़ी अच्छा लगता है। एक आपके बारे में बात ये भी सुनी गई है कि अनुशासन के लिए आपने उस स्कूल में कुछ नई पहल की थी, वो क्या था?
वो एक्चुअल में क्या था कि जब मैं विद्यालय ज्वाइन किया, निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा विद्यालय था, शहर के मध्य में था, गरीब तबके के बच्चे पढ़ते थे वहाँ। तो अनुशासन को लेके वहाँ पर जब प्रेयर होता, गेट बंद हो जाता तो लोग बच्चे लेट आते थे। लेट कमर्स के लिए वहाँ फाइन की व्यवस्था थी मेरे आने से पहले। जब मैं देखा कि एक मैडम जो है रजिस्टर लेके बच्चों का नाम लिखती थी, वो पैसा स्कूल में या कहीं किसी मद में काम आता था, लेकिन वो प्रक्रिया ऐसी थी कि जो बच्चे थे उसका गलत उपयोग कर रहे थे। मतलब जो बड़े बच्चे आते थे वो 2 रुपए 4 रुपए जो फाइन लगता था, बड़े घरों के जो वो बाहर उसको बचा लेते थे चिल्लर और जानबूझ के लेट आते थे। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। मैं तुरंत प्रिंसिपल सर से मिला, मैं कहा कि ये क्या है? तो बोला आज से आप अनुशासन प्रभारी, आप कल से ठीक कर लीजिए क्या है। तो अगले दिन से मैंने ये पहल की उसमें कि मैं रजिस्टर हटा दिया, फाइन की व्यवस्था हटा दिया, और जैसे ही प्रेयर ख़त्म हुआ सभी बच्चों को रुकने को बोल दिया और स्टेज में सभी लेट कमर्स बच्चों को खड़ा किया। चूँकि वो आदतन लेट कमर्स बच्चे हुआ करते थे तो उनसे प्रेयर भी नहीं आती थी। मैंने उनसे सबसे प्रेयर करवाया, बाकी बच्चों को शांत रहने के लिए कहा। ऐसे में उनको काफ़ी जिल्लत भी फील हुई सभी बच्चे, और जिल्लत फील होने के साथ साथ उनको मैंने पनिश भी किया। अगले दिन से एकदम आश्चर्यजनक चेंजिंग आया। जो गेट में प्यून हमारा गेट बंद करता था, बच्चे साइकिल से चले आ रहे हैं, रुकिए 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 हमको अंदर आना है। तो मतलब टाइम से पहुंचने की होड़ मच गई, और अगले दिन से लेट कमर्स की संख्या बिल्कुल ख़त्म हो गई। एक आध दो जेन्युइन आते थे, उनको दंडित नहीं किया जाता था, हाथ में काला लगा है कि चैन उतर गया सर, दिखाई दे रहा है, वो तो दिखता है वो। या बच्चे आए तो अगले दिन उनको बोला गया कि आप गार्जियन से लिखवा के लाएंगे कि आप क्यों लेट आए थे। तो ऐसा कह के वो अपने आप में ये सब व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए किसी न किसी को पहल करनी पड़ती थी, और महिला मंडल ने आपने एक पहल की है, और शायद बहुत अच्छा विद्यालय था वो, बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला मुझे। लोग कहते हैं बहुत कम सैलरी में आपने अपना गोल्डन टाइम व्यतीत कर दिया वहाँ, क्योंकि वो मेरी कैरियर का टाइम था, बहुत ही कम सैलरी थी, और सब लोग बोलते थे कि आप अपना गोल्डन टाइम, पर मैं ये नहीं समझता हूँ, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ सीखता है। जब मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में कदम रखा तो कहीं ना कहीं वो 10 वर्ष का मेरा एजुकेशन, हाँ, उस पर भी ये इंश्योरेंस वाली बात सही है कि आप जो चीफ ब्रांच मैनेजर हैं अनूपपुर में, मैं इस पर भी बात करूंगा आपसे। और लेते हैं यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। दर्शकों कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होते हैं। शेर आया आपके लिए शेर चीता बिल्ली बनना आसान है, पर इनके लिए जंगल चूज करना बहुत ही मुश्किल। जंगल थीम या कार्टून थीम, प्रिंसेस थीम या बटरफ्लाइज, मरमेड थीम या एस्ट्रो, ढेरों नर्सरी थीम पर। अब करिए एक चूज। बच्चों की शॉपिंग बच्चों का खेल नहीं है, ट्रस्ट मी, आई की शपथ। दर्शकों, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे मृगेंद्र द्विवेदी जी से, और मैं आपको बता दूं कि उनका जो सफ़र चल रहा था उसी सफ़र में उन्होंने एक ट्विस्ट लिया। और मृगेंद्र जी, मैं आपने बता दूं कि आपने 2007 तक तो यहीं पर काम किया महिला मंडल में जी, और बीच में 2 साल पहले आपने एक ट्विस्ट लिया, और ट्विस्ट आया आपकी लाइफ में, वो क्या था? मैं एक कोचिंग क्लास में अपनी कोचिंग ले रहा था मैथ का, उसी बीच में एक मेरे ही दोस्त का छोटा भाई जो मैनेजर बन के आया था यहाँ, उसने मेरे को एक ऑफ़र दिया कि बजाज एलियांज बीमा कंपनी आई हुई है यहाँ, और आप इसके कंसल्टेंट बीमा सलाहकार बन जाइए। मैंने वो ज्वाइन कर लिया। चूँकि फाइनेंशियली सिक्योरिटी मुझे शिक्षकीय कार्य में उतनी समझ में नहीं आ रही थी, और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि मुझे कुछ और करना है जिससे मैं आर्थिक रूप से अपने बच्चों की और अपने परिवार की सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं, ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। ऐसे में बजाज एलियांज जीवन बीमा कंपनी का नाम मैंने शुरुआत में पहली बार उनसे सुना था। तो मेरे ख्याल से पहली बार आप ही पहले कैंडिडेट थे जो पास हुए। पूरे शहडोल संभाग का जो पहला बैच पास हुआ था, उसका पहला कंसल्टेंट मैं था। मतलब अगर बोला जाए तो नींव का पत्थर। और तब से मैं लगातार बजाज एलियांज जीवन बीमा कंपनी में, मेरे ख्याल से अब तक 14 साल करीब हो गए हैं आपको। हाँ, अगर कंसल्टेंट को मिला दें तो 16 वर्ष, और अगर जॉब को मिला दें तो 14 वर्ष। 2 वर्ष मैं कंसल्टेंट था, तो मैं टीचिंग जॉब
और कंसल्टेंट दोनों एक साथ रहा। फिर उस मैंने समय कुछ चुनौतियां आई होंगी जब दोनों काम एक साथ कर रहे थे आप। चुनौतियां निश्चित तौर पर आई। छुट्टियों में मैं काम करता था, स्कूल में लीव लेता था तो उससे दिक्कत आती थी, बच्चों को सफ़र करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ मेरे मन में विचार आता था। तो फिर जा कर के मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे अब फाइनली आपके बजाज एलियांज को चुनना है और शिक्षकीय कार्य को अब अलविदा कहना है। आप 14 साल का अगर आपका ये करियर देखा जाए तो उसमें आपको लगातार 8 प्रमोशन मिले, लगातार मिलते चले गए, बीच बीच में 2 साल का गैप आया। इतने सारे प्रमोशन पाते हुए आपको कभी लगा कि नहीं इस प्रमोशन का मैं हकदार नहीं हूँ या फिर मुझे ये मिलना ही चाहिए था? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत, ईमानदारी और लगन से कार्य किया, इसलिए मैं उसको डिज़र्व करता हूँ और डिज़र्व के अनुसार ही मुझे वो प्रमोशन मिले हैं। मेरे ख्याल से आप ये पहले व्यक्ति होंगे जो मेरे इस स्टेज पर, इस प्लेटफॉर्म पे, कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैं डिज़र्व करता हूँ। बाकी लोग कहते थे बाय डिफ़ॉल्ट मिला। जी नहीं, मैं डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि जिस प्रोफेशन पे मैं हूँ मैं अपना 100% देता हूँ उस प्रोफेशन को। अगर कोई भी व्यक्ति अपने प्रोफेशन को 100% देगा तो उस पर मिलने वाले रिवार्ड या उससे मिलने वाले प्रमोशन के आप हकदार हो, आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिया जा सकता। और आपको बता दूं मैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ें नहीं होती कि आप 8 वर्ष गुजार लो तो आपको प्रमोशन मिलना है बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट जैसी चीज़ें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में और कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज में नहीं होती हैं। आपको उसको पाना होगा, आपको उस लक्ष्य को हासिल करना होगा। हमको प्रमोशन नाम शुरू से क्लियर होते हैं कि साल के अंत में ये करेंगे तो प्रमोशन मिलेगा, टारगेट तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकते। जी जी। एक चीज़ ये भी है कि जब आप इतना समय काम कर रहे हैं इसमें, अचानक ये सब काम करते करते, जब आप पहली बार ज्वाइन किए थे और आज आप चीफ ब्रांच मैनेजर हैं, इस सफ़र को जब आपने तय कर लिया तो जो पहला दिन आपका था और जो आज का दिन है उसमें कोई सिमिलरिटी पाते हैं? सिमिलरिटी तो हैं, चूँकि काम सेम है। बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करके हुए आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। काम लेकिन चाहे वो कंसल्टेंट का हो, सलाहकार का आज भी है। शिक्षकीय से लेकर के जब से मैंने MSc पास आउट हुआ मैं, वाणी व्यवसाय था हमारा। वाणी व्यवसाय उस समय हम बच्चों को टीच करते थे, आज हम अपने कस्टमर्स को टीच करते हैं, एजुकेट करते हैं। तो इसलिए हमारा जो व्यवसाय है वो पैरेलल रहा, सिमिलर रहा। एक चीज़ ये भी है कि कई बार अखबारों में हम पढ़ते हैं, कई लोगों से सुनते हैं कि जो डेथ क्लेम है वो नहीं मिल रहा है। आपकी कंपनी हो चाहे दूसरी कंपनियां हो, कई सारी भ्रांतियां इसमें आ रही, ये कितना सच है? ये पूर्ण सच नहीं है, या यूं कहूँ कि ये सच ही नहीं है। अगर हम बिना किसी तथ्य को जाने ये र्यूमर फैलाएं तो ये शायद अनुचित होगा। मैं बजाज एलियांज जीवन बीमा कंपनी में 16 वर्ष से हूँ। मैंने कई डेथ क्लेम अपने हाथों से पारित किए हैं, दिए हैं, उनसे मैं गुजरा हूँ। न जाने इसमें हज़ारों मेरे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे इस दुनिया में अब नहीं हैं, उनके परिवार को मिले हैं। 1-2 वाक़या मेरे जो आपने बोला, ये इंसिडेंट चौराहों में मेरे साथ हुआ कि यार ऐसा क्लेम नहीं मिल रहा है। तो हमने उनको बोला कि हमसे आप 100 पॉलिसी होल्डर्स के नाम लीजिए, उनके मोबाइल नंबर लीजिए, उनके नामनी के नाम लीजिए, आप एक का नाम बताइए कृपया जिनको क्लेम ना मिला हो, एक का नाम बताइए आप। कई बार ऐसा होता है कि हम गलत तरीके से गलत तथ्य बता करके, बीमारी छुपा करके बीमा लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दरमियान आप उसके पात्र नहीं पाए जाते। ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी को पूरा राइट्स बनता है कि वो क्लेम को ना दे, रोके, क्योंकि उसकी बीमा जो है परम सद्भाव के सिद्धांत पर आधारित होता है। एज ए इंश्योरेंस कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हुए हमको बीमा कंपनी के सारे प्रोडक्ट, उत्पाद के बारे में कस्टमर से कुछ ना छिपाएं। कस्टमर अपने ऑक्यूपेशन के बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में, अपनी बीमारियों के बारे में बीमा कंपनियों से या बीमा कंपनी के जो भी एजेंट वगैरह जो भी हैं उनसे कुछ ना छिपाएं। अगर इस अच्छे परम सद्भाव के साथ बीमा लिया जाता है तो निश्चित तौर पर क्लेम मिलता है, और क्लेम मिलता है इसका प्रमाण आप गूगल मारिए। हमारी बीमा कंपनी बजाज एलियांज बीमा कंपनी का 98% से भी ऊपर का डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। वो 2% भी वो हैं, लोग हैं जो और एक चीज़ ये भी है कि जो बीमा कंपनियां बहुत सारी हैं उसमें बजाज एलियांज भी एक है।
तो ये एक बात सुनने में आई कि बजाज एलियांज को बीमा कंपनी का गुरु कहा जाता है, ये कहाँ तक सच है? क्योंकि वो तो बाकी कंपनियां तो बहुत पहले से हैं। सभी बीमा कंपनियों की स्टार्टिंग जो है, जब बीमा कंपनियों का निजीकरण हुआ तब से है। बजाज एलियांज बीमा कंपनी प्राइवेट बीमा कंपनियों में और नॉन बैंकिंग प्राइवेट बीमा कंपनियों में अव्वल नंबर पे है। और अव्वल नंबर पे होने के कारण है उसके उत्पाद, उसके जो हैं कार्यकर्ता, जैसे मैं कंसल्टेंट बना फिर सेल्स मैनेजर बना, वो अलग अलग बीमा कंपनियों में अलग अलग पदों पे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। चाहे वो अन्य कोई भी बीमा कंपनी हो तो किसी में वो ब्रांच मैनेजर चले गए हैं। जैसे प्राइवेट में बच्चे हमारे स्विचिंग करते हैं, उसी तरह से स्विचिंग का प्रावधान हर व्यक्ति को अपना प्रोफेशन में अपना स्वयं का ग्रोथ करने का हक है। नहीं, तो पर ये जो बात है कि बीमा कंपनी का गुरु माना जाता है, ये कहाँ तक सच है? गुरुकुल इसलिए माना जाता है कि यहाँ से लोग सीख करके अन्य बीमा कंपनियों में अपना कौशल दिखा रहे हैं, इसलिए इसको बजाज एलियांज बीमा कंपनी को गुरुकुल कहा जाता है। एक चीज़ आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में पूछना चाहता हूँ कि आप कहते हैं, हर जगह कहते हैं कि मेरे 3 बेटे हैं, जबकि जहाँ तक मेरा नॉलेज है आपका सिर्फ 1 बेटा है, वो भी बाहर पढ़ रहा है इस समय शायद। निश्चित तौर पर मेरा एक ही बेटा है और आप जस्ट सितंबर में उसकी जॉब लग गई और अभी वो जॉब में आ गया। तो इस कम उम्र में 22 साल का है जी। और जॉब में आ गया, तो निश्चित तौर पर ये प्राउड फील है मेरे लिए। और जहाँ तक ये बात आपने बोली है, चूँकि माता पिता का उत्तरदायित्व जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो एक संतान की तरह होता है। मेरा ये मानना है कि जो माँ बाप हमको शुरू 0 वर्ष से, जब से हम पैदा होते हैं या जब से हम पेट में आते हैं, वो 9 महीने भी अगर हम देखें, तब से लेकर के 5 साल 6 साल तक का जो वो प्रारंभिक सफ़र होता है, वो अगर हम उनके अंतिम समय में अपने माँ बाप को लौटा सकें, हालांकि संभव नहीं है, वो संभव नहीं है, संभव नहीं है, द्वारा की गई चीज़ें, उनके त्याग को, उसके त्याग का 1% भी हम रिवर्ट दे दें। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम काम की दुहाई दे सकते हैं, हम अपने प्रोफेशन में बिजीनेस के, क्या एक माँ, क्या एक पिता अपने 2 साल या 0 साल के बच्चे के लिए काम की दुहाई देके उससे दूर रह सकता है? शायद नहीं। तो हम कैसे अपने बुजुर्ग माँ बाप को अपने काम की दुहाई दे करके और उनसे दूर रह सकते हैं? तो बस मेरा यही मानना है कि अपने माता पिता को आप अपने, जिस तरह से उन्होंने अपने संतान की तरह आपका परवरिश किया है, हमको उनके आखिरी के समय में अपने संतान की तरह उनका भी हमको परवरिश करना चाहिए, पूरे ढंग से केयर करना चाहिए। एक ये है कि इसी तरह से आपने, जैसे आपने माँ बाप के बारे में बताया, ऐसे आपके दोस्तों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाना क्यों? सब लोग बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, पर आपका व्हाट्सएप ग्रुप कुछ अलग तरह का है, ऐसा क्यों आप कहते हैं ऐसा? दोस्तों के लिए मैं बोलूँ, एक हार्ट स्पेशलिस्ट के केबिन के सामने लिखा हुआ एक स्लोगन, अगर दिल चीर दी, माने दिल खोल दिया होता यारों के आगे, तो आज खोलना नहीं पड़ता औजारों के आगे। क्या बात है, वाह। तो अगर आपके मन में कोई भी चीज़ चल रही है, आप तकलीफ में हैं, खुशी में हैं, तो मुझे लगता है दोस्तों का उसमें बड़ा रोल है। बिल्कुल। आप जो फीलिंग्स किसी और के सामने शेयर नहीं कर सकते, वो दिल खोल के आप अपने दोस्तों के आगे जी सकते हैं। मेरे ही जीवन में मेरे दोस्तों का भी, जिस तरह से मेरे परिवार का, जिस तरह से मेरे गुरुओं का, जिस तरह से मेरे कलीग्स का, जिस तरह से मेरे शिक्षकों का, जिस तरह से बाकी लोगों का मेरे जीवन में प्रभाव रहा है, एक बहुत बड़ा प्रभाव मेरे दोस्तों का, खास दोस्तों का बड़ा है मेरे जीवन में। मेरे ख्याल से सभी जितने लोग हैं सबका एक अलग प्रभाव है और हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है और पूरे शहडोल में एक चर्चा का विषय है हमारे दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप। हम लोग जो 92 बैच के 12th बैच के विद्यार्थी पास आउट हुए थे, उनका ग्रुप है जिसमें 35 से 40 दोस्त हम लोग उसमें जुड़े हुए हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि हम डेली उस पर परिचर्चाएं होती है, डेली समय निकालते हैं और महीने में 2 डिनर पार्टियां होती हैं जिसमें 20 से 25 बचपन के दोस्त गेट टुगेदर होते हैं। तो वो जो पार्टी होती है वो अलग ही पार्टी होती है। उसका आप ये समझ लीजिए कि आप सारे दुख दर्द, सारे चीज़ें भूल जाते हैं। और मैं नहीं समझता हूँ तो पूरे शहडोल में हमारा वो ग्रुप
एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या जीवांत ग्रुप है। एक ये चीज़ है, जहाँ तक ये इसकी बात की, पारिवारिक हो, सामाजिक हो या इस तरह के मित्रवत व्यवहार हो, आप उसको निभाने बहुत तेज़ी से जाते हैं, तन मन धन से लगे रहते हैं, ऐसा सुनने में आया है आपके बारे में। निश्चित तौर पर अगर हम सफल हैं ना, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि बोला जाता है कि आप अगर सफल हो गए तो आप अपने समाज का विकास करते हो, अपने परिवार का करते हो, अपने जिला का करते हो, अपने प्रदेश का करते हो, अपने देश का करते हो। तो शुरुआत कहाँ से होती है? आपके घर परिवार से। अगर आप सक्षम हैं और आपके घर परिवार का एक भी व्यक्ति, उसके लिए आप थोड़ी सी मदद करते हैं और उस मदद से उसका काफ़ी कुछ होता है, तो मुझे लगता है तत्परता के साथ उसमें हमको आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। ये सभी के लिए मेरा मैसेज भी है कि यदि आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके रिश्तेदार में कोई यदि गरीबी से, इलाज से, बच्चियों की शादी से महरूम रह रहा है और आप अपने आप को खुशहाल कह रहे हो, तो ये मिथ्या है, गलत। आप खुशहाल नहीं हो सकते हो। एक चीज़ ये भी है कि आप बजाज एलियांज में रहते हुए भी बीच में कलेक्टर साहब ने आपको एक जिम्मेदारी दी थी, एक बेरोजगारी मेला, मतलब उद्योग मेला, रोजगार मेला लगा हुआ था, उसमें बहुत सारे बेरोजगार आए थे, काफ़ी भीड़ लग गई थी। वहाँ पर आपको भीड़ कंट्रोल करने के लिए बुलाया गया था, तो आपने उस वक्त कैसे कंट्रोल किया? वो वाक़या क्या था? एक्चुअल में आजीविका परियोजना के तहत अनूपपुर में कलेक्टर साहब ने मुझे एक मौका दिया था कि आप भी अपने यहाँ कुछ रोजगार हो तो बच्चों को जो रोजगार हैं उनको दे पाएंगे, क्योंकि हम रोजगार तो दे ही रहे हैं। आज भी मेरे पास पोस्ट हैं जिसमें मैं आपके सेल्स मैनेजर अपॉइंटेड करता हूँ सैलरी में, नॉन सैलरीड में इंश्योरेंस कंसल्टेंट अपॉइंटेड करता हूँ, जिससे वो अपना परिवार चला सकते हैं, बहुत अच्छे से समाज में सम्मान हासिल कर सकते हैं। तो इसी तारतम्य में जब गया तो वहाँ बेरोजगारों की काफ़ी ज़रूरत, जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा भीड़ आ गई, जबकि स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया गया था वो कार्यक्रम। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर हमने काफ़ी अच्छे ढंग से मैनेज किया और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दिया। नहीं, वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जब आपने सबको बुलाया तो वहाँ एक स्पीच दी थी आपने, वो सुनना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक जरूर सुने उसको, कि मैं आ तो गए सब लोग, बैठा लिया आपने, उस वक्त जो आपने बोला था। एक्चुअल में मैं बेरोजगारों के लिए एक स्पीच मैंने ये दिया था और आज भी देता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि बेरोजगारी जो है हमारे माइंड में है। कोई शासन जिम्मेदार है या उसको शासन के ऊपर ठीकरा फोड़ करके हमारा घर का विकास या हमारा कुछ नहीं हो सकता है। हम उसके लिए स्वतः जिम्मेदार हैं, स्वतः जिम्मेदार हैं। मैंने उनको एक चीज़ बोला, मैं कहा कि मैं एक सर्वे करता हूं, चूँकि मैं फाइनेंशियल असेसमेंट भी करता हूं, लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस भी करता हूं, तो मैंने एक सर्वे किया और सर्वे आप जो भी लोग सुन रहे हैं उसको तुरंत 100% सोचेंगे सही सर्वे है ये। उनसे बोला मैं कि आप सैलरी नहीं मिली आपको या सैलरीड नौकरी नहीं, नौकरी मतलब है सैलरीड पर्सन, तो मैंने बोला कि आप छोटे से कस्बे से लेके बड़े बड़े टाउन मेट्रो सिटीज़ में जाइए और सर्च करिए, टॉप 100 रिच मैन की लिस्ट निकालिए, नॉट ए सिंगल पर्सन इज सैलरीड, नॉट ए सिंगल पर्सन इज सैलरीड। तो जब एक व्यक्ति, हम जुड़ना क्यों चाहते हैं, नौकरी करना क्यों चाहते हैं? नौकरी करना चाहते हैं हम जिससे हमको आर्थिक पैसा मिले, हमको रुपए मिले, जिससे हम परिवार समाज का भला कर सकें, जिसके लिए हम डिजर्व करते हैं वो पैसा हमको मिले। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम केवल नौकरी के भरोसे ही बैठे रहें? तो मेरा मानना है कि हमको अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी प्रभावित रही और आज भी मैं बोलता हूँ कि यदि कोई चाय की दुकान कोई खोलता है ना तो एक नौकरी पेशा वाले आदमी से ज़्यादा इनकम करता है। अपनी एक तो दुकान है, अपना इनकम है निश्चित तौर पर। अच्छा, एक चीज़ है कि इतने सारे सालों का आपका सफ़र था, कुछ कभी ऐसा हुआ हो जो एक ऐसा पल आया हो जो जिसने आपको भावुक कर दिया हो या कोई इंस्पायर्ड कर दिया हो, कुछ ऐसा संस्मरण जो आपके मन के अंदर? भावुक पल तो जीवन में बहुत आते हैं, कई बार ऐसे आते हैं। कोई ऐसा निर्णय जिसने आपको कठोर बना दिया हो या कुछ भी ऐसा? भावुक पलों के बीच में एक एक्चुअल में मैं अपने परिवार समाज में एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो डिसीजन मेकर के रूप में जाना जाता हूँ। इंस्टेंट डिसीजन लेना, बोल्ड डिसीजन लेना, इमीडिएट डिसीजन लेना, डिसीजन कोई भी लिया हो सही या गलत बाद में उसको सही साबित कर देना,
ये मेरे पूरे व्यक्तित्व का एक हिस्सा रहा है। उसी दरमियान चूँकि मैं समाज में एक सभी के हृदय में निवासरत होना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ कि भूल से भी कोई भूल ना होने पाए कहीं पर। लेकिन कई बार ऐसे टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। मेरे एक परम श्रद्धेय जीजा जी हैं, उनको डॉक्टर्स ने सलाह दिया था कि आप, चूँकि वो पेशे से क्लर्क थे, आपकी गले के पीछे की नस बढ़ रही है, हड्डी, आप पट्टा पहनिए, बैंड पहनिए उसका। उन्होंने उसको इग्नोर किया और बाद में वही हुआ, उनकी हड्डी बढ़ी और वो नीचे की नस दब गई, तो पूरे सिस्टम फेल हो गया और पैरालाइज हो गए पूरी तरह से। मुझे पता चला, आनंद फानंद में तुरंत पहुंचा मैं और उनको यहाँ पर एक डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव जी हैं, उनके मार्गदर्शन पे मैं लेके जबलपुर गया और वहाँ पर मैं अपनी दीदी तक को लेके नहीं गया था। उस समय मेरी उम्र भी काफ़ी कम थी। तो मेरे को जीजा जी के सारे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव सब बोल रहे थे कि ऑपरेशन मत करवाना, ये ऑपरेशन मत करवाना। डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन करवाना है। वो डिसीजन आया कि केवल ऑपरेशन ही इसका एकमात्र इलाज है। चूँकि डॉक्टर्स ने जो एडवाइस किया है उसका, अब ऐसी स्थिति में कि जब पैरालाइज कंडीशन में हैं, वो अपना करवट भी नहीं बदल पा रहे हैं, तो वहाँ पर जो मुझे डिसीजन लेना पड़ा था वो बहुत टफ डिसीजन था और मैंने किसी की नहीं सुनी। और उनको, जबकि डॉक्टर्स ने बोला था कि इसके ऑपरेशन 80% तक फेल होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जहाँ से हम लोग इसको कट करते हैं वहाँ से बहुत सारी जीवन दायनी नसें गुजरती हैं। तो वो डिसीजन मेरा टफ डिसीजन था और मैंने ऑपरेशन का निर्णय ले लिया, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, सब कुछ कर दिया और ईश्वर की कृपा से वो स्वस्थ हैं आज, अभी सेवानिवृत्त हुए हैं अपने पूरे कार्यकाल के बाद से। तो वो मेरा एक, देखिए, वो एक गलत निर्णय मेरे लिए बहुत बड़ा नासूर बन सकता था, लेकिन इसकी परवाह ना करते हुए मैंने वो डिसीजन लिया था। तो वो मेरे लिए एक बड़ा ही भावुक पल था। चलिए, आपसे बहुत अच्छी बातें हुई। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं, एज ए पर्सन बात कर रहा हूँ आपसे। आप एक किसान घर से पैदा हुए और यहाँ तक आपने सफ़र तय किया। दूसरा है कि आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी का हमेशा ये रहता है कि आज है और कल नहीं रहेगी। ये आपके काम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जो लोग आपको देख रहे हैं और ख़ासकर यूथ जो आपको देख रहे हैं, जो बेरोज़गारी की बात जब हम कर रहे थे उस समय भी, लोगों के मन में एक भावना होती है कि हमें केवल डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें ये बनना है, हमें ये बनना है, ये सरकारी नौकरी चाहिए, ये नहीं चाहिए। कुछ उसमें सफल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। आप अपने जीवन का एक अनुभव लेकर उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो किस तरह से अपना काम शुरू करें, कैसे करें? पहली बात तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि आज की जो थोड़ी शिक्षा पद्धति है, हर व्यक्ति अपने बच्चे को बाहर भेज रहा है। उसके पास पैसा है या नहीं है, उसके पास वो कैलिबर है कि नहीं है, इस बात और उसकी चिंता करे बगैर अपना खेत बेच रहा है, बाड़ी बेच रहा है और उसको बाहर भेज रहा है। ऐसी परिस्थितियों में जब वो बच्चा नाकाम होता है तो वो कहीं का नहीं रहता, नंबर एक। दूसरी बात, हम जो आज की शिक्षा पद्धति में भेज रहे हैं ना बच्चों को, तो वहाँ संस्कार की भी कमी हो रही है हमारे बच्चों में। वहाँ जा कर के कुछ तो बहुत अच्छे निकल जाते हैं, कुछ बहुत अच्छे नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ इस शिक्षा पद्धति में सुधार की आवश्यकता मुझे, अपना मेरा विचार है कि मुझे महसूस होती है। उस पर विचार करना चाहिए हर व्यक्ति को, उस पर कुछ चीज़ें लानी चाहिए। हमको अपने बच्चों पर ये नज़र रखनी चाहिए कि उसका प्रतिभा किस क्षेत्र पे है, उधर उसको सही बात है। अगर हम वही चीज़ उसको जिसमें है, अगर वो टेक्निकली है तो टेक्निकली केवल पढ़ाई पढ़ाएं, अगर उसके अंदर कोई बिजनेस माइंड है तो बिजनेस माइंड की ओर ले जाएं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने, मैं सोचता हूँ कि माता पिता का भी एक उत्तरदायित्व होता है कि अपने बच्चे को उस पर ऑब्जर्व करे, क्योंकि कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में ही नज़र आते हैं। तो उस चीज़ को हम भांपें कि हमारा बच्चा किस प्रतिभा की ओर उसका जन्म हुआ है, तो उस प्रतिभा के अनुसार उसका हम लालन पालन करें। और ये अंधी दौड़ का हिस्सा हम भी ना बने कि ज़बरदस्ती हम डॉक्टर बना रहे हैं। आपने 3 इडियट्स देखा जी, ताली बजा लेते हैं हम लोग, बहुत सारे व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेजेज आते हैं, सोशल मीडिया में उसके हिस्सा बन जाते हैं, उसको हम सर्कुलेट करते हैं, पर उसका 1% भी अमल नहीं करते हैं। तो सही बात है, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना सीखना है और अपने
लक्ष्य को निर्धारित करना है, ठीक है, लेकिन ये ज़रूर देखना है कि हमको पसंद क्या है, हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मृगेंद्र जी आपका हमारे स्टूडियो में आने का, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि हर व्यक्ति के पीछे उसकी अपनी लगन, अपनी मेहनत होती है, मैं मानता हूँ, पर उसके लिए जैसा कि मृगेंद्र जी ने कहा कि पेरेंट्स को ज़रूर ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि उसका रुझान किस तरफ है। अगर उस रुझान को हम जान जाएं तो हो सकता है बहुत, जैसे हम कहते हैं ना कि अपने बच्चे का भविष्य दिखाया हमने, वो बिजनेसमैन बनना चाहता है, पर वो सुनने के बाद भी हम कहीं दूसरी लाइन पे चल देते हैं। अगर हम शायद उस पर अमल करें तो हो सकता है वो बच्चा सही दिशा में कदम रखे। तो आज की चर्चा यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार। थैंक यू। आज मेरे साथ जुड़िए एक खास कार्यक्रम में, जिसे मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे, और आप इसे देखेंगे और शनिवार को। तो देखना न भूलिए मेरे साथ चाय पे चर्चा।